नमस्कार, मैं उपेंद्र चंद्र, आप सभी का स्वागत है महानदी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के अंतर्गत हमको क्या-क्या पढ़ना है। अगर इकोनॉमी में आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही 2 हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि आपके मंडी इंस्पेक्टर में अभी क्वेश्चन आया था मॉनेटरी पॉलिसी से। सीआरआर के बारे में पूछा गया था, एसएलआर और बैंक रेट, मतलब कि मात्रात्मक कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, मात्रात्मक उपाय। क्योंकि मौद्रिक नीति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। दोनों का मतलब समझेंगे कि दोनों का अर्थ क्या क्या होता है और कब कब इसका उपाय को लिया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो आपके पीएससी में क्वेश्चन आया था बजट से, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं बजट के बारे में। बजट से इस बार लगभग पीएससी में 3 क्वेश्चन पूछा गया और तीनों ही बजट से है। तो जैसे कि बजट से क्या क्या क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष बजट को योजनागत और गैर योजनागत जो बजट होता था या योजनागत या गैर योजनागत व्यय होता था उसको कब समाप्त किया गया, तो 2017 में समाप्त किया गया। एक क्वेश्चन आया था कि एमएसएमई का क्राइटेरिया क्या है, स्मॉल मीडियम एंड एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका डेफिनेशन पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन आया था कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इसका क्रम जमाने के लिए आया था। तो कई बार क्या होता है कि किसी एक टॉपिक से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इसलिए जब भी आप एग्जाम में जा रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक को छोड़ो मत। पता नहीं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। तो सभी टॉपिक को हमको कवर करना चाहिए। तो देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। तो जैसे कि देखा जाए कि किसी भी इकोनॉमी में चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, चैलेंजेस क्या होता है इकोनॉमी के लिए। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए निम्नलिखित चुनौती होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। चैलेंजेस है या चुनौती है। तो किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा चुनौती क्या है पूछा जाए तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक वृद्धि कैसे लाया जाए या इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे कि भारत 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कम से कम हमारा आर्थिक वृद्धि कम से कम 8% होना चाहिए। तो आर्थिक वृद्धि एक चुनौती है कि क्योंकि देखा जाए तो अभी हमारा जो ग्रोथ रेट है या आर्थिक वृद्धि है वो 8% नहीं है बल्कि 7% के आसपास है। तो एक हमारे लिए चुनौती है कि कैसे तेजी से हम आर्थिक वृद्धि करें। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती होता है कि जॉब क्रिएट कैसे किया जाए। जैसे कि भारत में देखा जाए तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तेजी से बढ़ रहा है। तो भारत में कहा जाता है कि भारत में जो इकोनॉमी है वो जॉबलेस ग्रोथ है। भारत में जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जॉबलेस। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो ऐसा आर्थिक वृद्धि जिससे अर्थव्यवस्था के उत्पादन तो में तो वृद्धि होता है, अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होता है, किंतु उससे जॉब या रोजगार की सृजन कम होता है। तो यदि आर्थिक वृद्धि हो रहा है किंतु जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है तो उस वृद्धि को हम बोलेंगे जॉबलेस ग्रोथ। तीसरा सबसे बड़ी चुनौती होता है कि मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित रखें। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, अगर सिंपल भाषा में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का अर्थ समझना है तो इसको कहते हैं हम महंगाई। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई को नियंत्रित रखना एक सबसे बड़ी चुनौती होता है। चौथी सबसे बड़ी चुनौती होती है मंदी की, मंदी या रिसेशन। आगे हम लोग देखेंगे कि मंदी किसको बोलते हैं, है ना। जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होता है तो उसको हम बोलते हैं मंदी। रूपी डिप्रिसिएशन, करेंसी का डिप्रिसिएट होना, मुद्रा का अवमूल्यन होना या डिप्रिसिएट होना या मूल्य ह्रास। तो रुपए का मूल्य ह्रास, जैसे कि अभी देखा जाए रुपए कंटिन्यू डॉलर के मुकाबले में कंटिन्यू इसका जो वैल्यू है वो गिरते जा रहा है। तो एक सबसे बड़ा चुनौती ये भी है कि रुपए का वैल्यू को कैसे हम बनाए रखें, ये भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, चुनौती है। तो मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन, रुपी डिप्रिसिएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी एक क्या है, चुनौती है। तो अर्थव्यवस्था के ये प्रमुख चुनौती हैं और इन्हीं चुनौतियों के समाधान के लिए अलग अलग नीति बनाया जाता है। जैसे कि आरबीआई के द्वारा जो नीति बनाया जाता है, आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा इन चुनौतियों के समाधान के लिए जो नीति बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो आरबीआई क्या बनाता है, तो
मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो आरबीआई। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति बनाने की जिम्मेदारी अभी 2016 में एक कमेटी को दे दिया गया, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति। तो मौद्रिक नीति समिति कब आए थे, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे कि एग्जाम में आप जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है आपको, ताकि आप एग्जाम में जाए तो वहां पे यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो वो आपसे बनना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मौद्रिक नीति समिति के बारे में क्या क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब स्टेब्लिश किया गया या कब स्थापित किया गया, तो वर्ष 2016 में। किस समिति के सिफारिश पे स्थापित किया गया, तो याद रखना उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल समिति के सिफारिश के आधार पर ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्थापित किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है पूछा जाए तो आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का जो भी गवर्नर होगा वो ऑटोमेटिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं पूछा जाए तो 6, और इस 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, जिसमें एक आरबीआई के गवर्नर जो कि अध्यक्ष होता है, और 2 डिप्टी गवर्नर इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। इसके अलावा 3 जो पर्सन होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने जाते हैं। तो 6 सदस्यीय समिति है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका वर्ष में मिनिमम 4 मीटिंग होना अनिवार्य है। किसी भी मीटिंग में 4 लोगों की उपस्थिति जरूरी है। तो वर्ष में कितना मीटिंग होना चाहिए पूछा जाए तो 4। कितने सदस्यों की उपस्थिति होना चाहिए, या मीटिंग के लिए कोटा क्या है पूछा जाए तो 4। 6 में से जब तक 4 लोग उपस्थित नहीं होंगे तब तक मीटिंग शामिल या मीटिंग सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, या मीटिंग नहीं किया जा सकता। तो इसको ध्यान में रखना है, वर्ष में 4 मीटिंग होना तय है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम होता है नीतिगत दर को निर्धारित करना, पॉलिसी रेट को डिसाइड करना। पॉलिसी रेट या नीतिगत दर को निर्धारित करना। तो नीतिगत दर का मतलब क्या होता है, तो नीतिगत दर बोला जाता है रेपो रेट को। तो रेपो रेट कौन निर्धारित करता है पूछा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है। इसके हर 3 महीने में एक मीटिंग होता है, मतलब कि वर्ष में 4 मीटिंग होता है। तो उसी समय आपको देखने के लिए मिलता है कि रेपो रेट में कमी किया गया है कि क्या किया गया है। ठीक है। तो पॉलिसी रेट किसको बोला जाता है पूछा जाए तो रेपो रेट को कहा जाता है। अगला फैक्चुअल डाटा यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जैसे कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, मुद्रास्फीति कितना होना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग या मौद्रिक नीति समिति के अकॉर्डिंग या अनुसार कितना मुद्रास्फीति होना चाहिए, तो याद रखना है कि 4+2 -2%। मतलब 2 से 6% के बीच में यदि मुद्रास्फीति है तो ठीक है, नियंत्रित मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति यदि नियंत्रित होता है तो इसको अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। हल्का मुद्रास्फीति हमेशा अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए। ठीक है। तो इसीलिए मौद्रिक नीति कमेटी ने या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कितना निर्धारित कर रखा है भारत के लिए पूछा जाए तो 4+2 -2%। ठीक है। तो इतना फैक्चुअल आपको ध्यान में रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। एक बार रिवाइज में करा देता हूं। जैसे कि आपको पहला फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब स्टेब्लिश हुआ, तो वर्ष 2016 में। किस समिति के सिफारिश पे स्थापित किया गया, तो उर्जित पटेल कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो आरबीआई के गवर्नर। कितने सदस्यीय समिति है पूछा जाए तो 6 सदस्यीय समिति है, जिसमें से 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सन होते हैं। वर्ष में 4 मीटिंग होना तय है या अनिवार्य है, कम से कम 4 मीटिंग होना चाहिए, और 4 लोगों की उपस्थिति पे ही पॉसिबल है मीटिंग। मतलब 6 में से जब तक 4 लोग उपस्थित नहीं होंगे तब तक मीटिंग संपन्न नहीं होगा। इसका काम क्या है पूछा जाए तो पॉलिसी रेट को निर्धारित करना या नीतिगत दर को तय करना। नीतिगत दर या पॉलिसी रेट का मतलब क्या होता है पूछा जाए तो रेपो रेट। ठीक है। इन्होंने मुद्रास्फीति
कितना निर्धारित कर रखा है पूछा जाए तो 4+2% -2%। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस पे आधारित है, तो याद रखना है कि सीपीआई पे आधारित होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी मंडी इंस्पेक्टर में पूछा गया था सीपीआई का बेस ईयर क्या है, तो सीपीआई का बेस ईयर चेंज हो गया है वर्ष 2024। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या था, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। तो आज हम मेन देखेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। तो मैंने बताया कि जैसे कि अर्थव्यवस्था में कुछ चुनौतियां हैं, इन चुनौती के समाधान के लिए आरबीआई क्या बनाता है, तो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। तो अर्थव्यवस्था में चुनौती क्या क्या है, एक तो आर्थिक वृद्धि कैसे किया जाए, जॉब क्रिएट कैसे किया जाए, रोजगार सृजन कैसे किया जाए, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, मंदी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए, या रुपए के मूल्यह्रास को कैसे नियंत्रित किया जाए। क्योंकि अभी देखा जाए तो कंटिन्यू रुपए के का जो मूल्य है वो डॉलर की अपेक्षा कंटिन्यू गिरते जा रहा है। आज जैसे कि डॉलर और $1 के मुकाबले रुपए का मूल्य लगभग 97 रुपए टच कर गया है ना। तो एक चुनौती है भारत के लिए कि रुपए का वैल्यू को बनाए रखना या उसमें जो मूल्य ह्रास हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखा जाए तो इन्हीं सब चुनौती के लिए आरबीआई क्या बनाता है पूछा जाए तो मौद्रिक नीति। और इन्हीं सब समस्या के समाधान के लिए जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो याद रखना है फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री, इसको ध्यान में रखना है। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, मौद्रिक नीति क्या होता है और राजकोषीय नीति क्या होता है। तो पहले अंतर तो यही होना चाहिए कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो आरबीआई। राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर। इसको ध्यान में रखना है। कुछ और अंतर हम देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में अंतर क्या होता है। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर। राजकोषीय नीति। ठीक है। तो मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई, राजकोषीय नीति बनाया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, एफएम के द्वारा। ठीक है। दूसरा ध्यान में रखना है कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसके माध्यम से उन सारे चुनौतियों का समाधान किया जाता है। तो मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से, मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से उन सभी चुनौतियों का समाधान करता है। आर्थिक वृद्धि लाना है, जॉब क्रिएट करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मंदी की समस्या का समाधान करना है, या रुपए डिप्रिसिएशन को कंट्रोल करना है। मुद्रा आपूर्ति को मनी सप्लाई बोला जाता है। तो मनी सप्लाई को बढ़ा करके या घटा करके आरबीआई उन सभी चुनौती को समाधान करता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार उन चुनौतियों का समाधान कैसे करती है, तो अपने खर्च में वृद्धि लाकर या को कमी लाकर, या तो खर्च को बढ़ाएगा या तो घटाएगा। जैसे कि आरबीआई मनी सप्लाई को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाएगा या घटाएगा। अभी देखते हैं कि मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या होता है, सरकार के खर्च का मतलब क्या होता है। ठीक है। खर्च या एक्सपेंडिचर। तो दो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो आरबीआई। राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्रालय। मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या किया जाता है, तो आरबीआई द्वारा मनी सप्लाई को या तो इंक्रीज किया जाएगा या तो डिक्रीज किया जाएगा, या तो वृद्धि किया जाएगा या तो कमी किया जाएगा। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार क्या करती है, तो या तो अपने खर्चों को बढ़ाती है या तो कमी करती है। और इन सब के माध्यम से क्या करती है सरकार, तो जो अर्थव्यवस्था के मैंने 5 चुनौती बताया, उन्हीं सब चुनौती का समाधान करती है। जैसे कि सबसे पहले बताया कि आर्थिक वृद्धि कैसे किया जाए,
आर्थिक वृद्धि कैसे लाया जाए। दूसरा, जॉब क्रिएट कैसे किया जाए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। मंदी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। और रूपी डेप्रिसिएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से आरबीआई इन सभी समस्याओं का समाधान करती है और राजकोषीय नीति के माध्यम से वित्त मंत्री या सरकार अपने खर्च में वृद्धि या कमी लाकर इन समस्याओं का समाधान करती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति में मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या होता है। तो आरबीआई मनी सप्लाई को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज। मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या होता है। मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है कि लोगों के हाथ में रुपए कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आसान तरीके से यदि रुपए पहुंचाया जा रहा है या लोगों के हाथ से पैसा निकाल करके वापस मार्केट से रुपए आरबीआई अपने पास मंगा रहा है, तो मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, तो दो काम करता है। एक तो मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, वृद्धि करेगा, या तो फिर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा या कमी करेगा। ठीक है, देखिए, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का मतलब होता है कि लोगों के हाथ में आसान तरीके से पैसा पहुंचाना, क्योंकि लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो स्वाभाविक है कि उनका डिमांड में वृद्धि होगा, मांग में वृद्धि होगा। जैसे हमको यदि सस्ते दर पे लोन मिल जाएगा तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। मैं जो भी करना चाहता हूँ, चाहे बिजनेस करना चाहता हूँ, कुछ खरीदना चाहता हूँ, तो आसानी से मैं आसान किस्तों में मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सस्ते दर पे ब्याज मिल रहा है या सस्ते ब्याज में मेरे को लोन मिल रहा है। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है पूछा जाए तो डिमांड में वृद्धि होता है। डिमांड या मांग में वृद्धि होता है। अगर मांग में वृद्धि हो रहा है तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले क्या होगा। जैसे डिमांड में वृद्धि होने लगेगा, वस्तुओं के प्राइस, किसी भी चीज का जिसका भी डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस में सबसे पहले वृद्धि होगा, प्राइस बढ़ने लगेगा। प्राइस जैसे बढ़ता है तो फायदा किसको होता है। प्राइस बढ़ने पर जो उत्पादक वर्ग होता है उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, उनको मोटिवेट मिलता है, क्योंकि उनके जो वस्तु है उसका अच्छा दाम मिल रहा है। स्वाभाविक है कि आप कोई भी वस्तु बना रहे हैं और उसका दाम यदि अच्छा मिलेगा तो आप मोटिवेट होंगे अधिक उत्पादन करने के लिए। तो डिमांड में वृद्धि करने के लिए या डिमांड बढ़ने पर प्रोडक्शन में वृद्धि होता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बढ़े हुए डिमांड को फुलफिल कैसे करेंगे, तो उत्पादन में वृद्धि। और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लोगों को जॉब में हायर करना पड़ता है, तो जॉब क्रिएट होगा। और उत्पादन में वृद्धि हो रहा है तो स्वाभाविक है आर्थिक वृद्धि होगा ही होगा। आर्थिक वृद्धि होगा। ठीक है, तो डिमांड में वृद्धि होने से क्या होता है, तो सबसे पहले प्राइस में वृद्धि होगा। याद रखना, प्राइस में वृद्धि हो रही है इसका मतलब महंगाई आ रहा है। तो हल्का महंगाई को हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी। तो जो मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है, मॉडरेट इन्फ्लेशन को हमेशा अच्छा माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे उत्पादक वर्ग मोटिवेट होते हैं उत्पादन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे। और कोई भी व्यक्ति ज्यादा उत्पादन करेगा तो स्वाभाविक है, पहले यदि 50 के क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन करता था, अब 100 के क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेगा, तो और लोगों को जॉब में हायर करेगा। पहले 2 लोग काम करते थे, अब 4 लोग काम करेंगे। तो इससे जॉब क्रिएट होता है और ओवरऑल मनी सप्लाई से क्या होता है, तो आर्थिक वृद्धि होता है। तो ध्यान में रखना है, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने से क्या होता है, तो डिमांड में वृद्धि होता है। डिमांड में वृद्धि होने से क्या होता है, तो उत्पादन में वृद्धि होता है। ठीक है, और जॉब क्रिएट होता है। दूसरा, मंदी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड की कमी थी। यदि डिमांड बढ़ाना है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो मंदी की समस्या का समाधान भी कैसे किया जा सकता है, तो मंदी की समस्या का समाधान भी डिमांड में वृद्धि करके किया जा सकता है। जैसे कि मार्केट जाते हैं लोग, कोई भी कुछ चीज खरीदना नहीं चाहते हैं। खरीदना इसलिए नहीं चाहते हैं, या तो वस्तु का प्राइस महंगा है या तो उनके हाथ में पैसा नहीं है। तो उनके हाथ में यदि पैसा आ जाए तो ऑटोमेटिक उनका डिमांड में वृद्धि हो जाएगा। तो मंदी की समस्या का समाधान के लिए क्या करना चाहिए, आरबीआई को पूछा जाए तो मनी सप्लाई में वृद्धि करना चाहिए। आरबीआई को आर्थिक वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, तो
मनी सप्लाई में वृद्धि करना चाहिए। जॉब क्रिएट करने के लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए? तो मनी सप्लाई में वृद्धि करना चाहिए, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करना चाहिए। अब दूसरा देख लेते हैं कि मुद्रा आपूर्ति में कमी या डिक्रीज होने से क्या फायदा होता है या क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था में। तो स्वाभाविक ही इसका जस्ट अपोजिट प्रभाव पड़ेगा। मुद्रा आपूर्ति कम हो रहा है मतलब कि लोगों को आसानी से लोन नहीं मिल रहा है। जब उनके हाथ में आसानी से पैसा नहीं आएगा तो स्वाभाविक है उनका डिमांड कम होगा। तो मुद्रा आपूर्ति में कमी लाने से डिमांड में कमी आती है, मांग में कमी आती है। ठीक है, अगर मांग में कमी आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा, प्राइस में कमी आएगा। मान के चलिए कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, महंगाई है, तो महंगाई के समय डिमांड कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक वस्तुओं के प्राइस नीचे आने लगता है, मतलब कि वस्तुओं के मूल्य कम होने लगेंगे, प्राइस कम होने लगेगा। और जैसे वस्तुओं के दाम घटेगा इसका मतलब महंगाई कम हो रहा है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए या कमी लाना चाहिए? तो याद रखना है कि मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई को कम करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ताकि लोगों के डिमांड में कमी आए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या महंगाई बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज देखना है, कोई भी वस्तु का वैल्यू कब गिरता है? जब सप्लाई बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गया। जैसे कि मार्केट आप हम जाते हैं और वहाँ पे कोई भी सब्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में आया है तो हम देखते हैं कि उसका प्राइस कंटिन्यू गिरते चले जाता है। ये इसी करेंसी के साथ भी होता है। यदि मार्केट में रुपए का सप्लाई बढ़ जाएगा तो रुपए का वैल्यू डाउन होता चले जाएगा। यदि मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए तो डॉलर का वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो जिसका सप्लाई बढ़ेगा उसका वैल्यू कम होते चले जाएगा। तो रुपए के मूल्य ह्रास को कंट्रोल करना है या रुपए के डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करना है तो हमको चाहिए क्या? रुपए की सप्लाई को कम करने की जरूरत है। जैसे हम रुपए की सप्लाई कम करेंगे वैसे ही रुपए का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई के माध्यम से या सप्लाई को कंट्रोल करके हम रुपए का डिप्रिसिएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं या रुपए के मूल्य ह्रास को कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी कंटिन्यू रुपए का वैल्यू गिर रहा है, ठीक है, डॉलर का वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रहा है। जैसे आज 97 रुपये हो गया, $1 को खरीदने के लिए हमको कितना रुपए देना पड़ रहा है? 97 रुपये। यदि हमको रुपए का वैल्यू को बढ़ाना है तो रुपए के सप्लाई में कमी लाना पड़ेगा और डॉलर की सप्लाई में वृद्धि करना पड़ेगा। जैसे डॉलर की सप्लाई में वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिक डॉलर का वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगा और रुपए का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में हस्तक्षेप करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से टॉपिक में कवर करेंगे कि रुपए डेप्रिसिएट अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि एक अलग से टॉपिक है वो, है ना, विनिमय दर, उसमें हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, मंदी, जॉब क्रिएट, इन्फ्लेशन और रुपए डिप्रिसिएशन जैसे चुनौतियों का समाधान करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस सब चीज को कैसे वो कंट्रोल करता है। आरबीआई मुद्रा आपूर्ति किसके माध्यम से तय करता है? तो आरबीआई जो नीति बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग मौद्रिक नीति। ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी हेड कौन है? तो आरबीआई का गवर्नर ही होता है। तो मौद्रिक नीति ओवरऑल कौन बनाता है पूछा जाए तो आरबीआई। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या किया जाता है या मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य में ध्यान में रखना है सबसे पहला मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य पूछा जाए तो क्या है? पूछा जाए तो एक को ध्यान में रखना है, मूल्य स्थिरता। लेकिन इसके अलावा और क्या उद्देश्य है? तो उन पांचों चीज को ध्यान में रखना है। पहला इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये मेन पॉइंट है, क्योंकि हमेशा आरबीआई चाहता है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता रहे, किसी भी वस्तु और सेवा का प्राइस एकाएक ना बढ़े, क्योंकि वस्तु और सेवा का प्राइस बढ़ेगा तो फिर गरीब वर्ग को नुकसान होगा। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई क्या करता है पूछा जाए तो मूल्य स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करता है।
उसका ये प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा अन्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक वृद्धि करना, आर्थिक वृद्धि लाना, जॉब क्रिएट करना, रोजगार सृजन करना, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मंदी या रिसेशन की समस्या की समाधान करना, मंदी या रिसेशन, ठीक है। या रुपए डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करना, रुपए का मूल्य ह्रास या रुपए का जो वैल्यू गिर रहा है उसको कंट्रोल करना, ये उसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब देखा जाए इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए आरबीआई कुछ तो उपाय करती होगी, या किसके माध्यम से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है? तो आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इंटरेस्ट रेट में, या तो वृद्धि करेगी, इंटरेस्ट रेट में यदि वृद्धि होगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अधिक ब्याज पे कोई भी लोग लोन लेना तो नहीं चाहेंगे। तो इंटरेस्ट रेट में वृद्धि होने से मनी सप्लाई में कमी आता है, मनी सप्लाई में कमी होगा तो डिमांड में कमी होगा, डिमांड में कमी आएगा तो क्या होगा? तो प्राइस में कमी आएगा, प्राइस में कमी आएगा तो क्या होगा? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, रुपए या मनी की सप्लाई कम हो रहा है तो रुपए का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक हो गया इंटरेस्ट रेट में कमी लाने से, वृद्धि करने से क्या होता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो क्या होगा? तो मनी सप्लाई में वृद्धि होगा, मनी सप्लाई में वृद्धि होगा तो डिमांड में वृद्धि होगा, और डिमांड में वृद्धि होगा तो प्राइस में वृद्धि होगा, उत्पादक वर्ग मोटिवेट होगा और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा तो आर्थिक वृद्धि होगा, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के बाद, या आर्थिक वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमको स्वाभाविक है जॉब अधिक से अधिक क्रिएट करना पड़ेगा, तो डिमांड बढ़ने से जॉब क्रिएट होता है, मंदी की समस्या का समाधान होता है। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और एक जगह समझ करके चलिए। मौद्रिक नीति पूरा पूरा समझ का खेल है, जब तक किसका क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी में नहीं समझेंगे तब तक सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट किसके माध्यम से बढ़ाती है और घटाती है? क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट लोगों से तो कनेक्ट नहीं है, आरबीआई डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट नहीं है, आरबीआई से कनेक्ट है बैंक, और बैंक से कनेक्ट है आम जनता। तो बैंक क्या करती है? आरबीआई से सस्ते दर पे लोन लाएगी तो बैंक फिर जनता को सस्ते दर पे लोन बांटेगी, आरबीआई से यदि महंगे दर पे लोन लाएगी तो जनता को महंगे दर पे लोन देगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति उपाय बनाता है, मौद्रिक नीति उपाय या मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स बोलते हैं। सबसे पहला है मात्रात्मक उपाय, यहीं से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। और दूसरा है गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय को बोला जाता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, गुणात्मक उपाय का मतलब हो गया क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत क्या क्या आता है पूछा जाए तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखते चलना, कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात। SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट, बैंक दर। MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, खुले बाजार की नीति बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की नीति, जिसके माध्यम से आरबीआई जीसेक, जीसेक का मतलब होता है सरकारी बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड का खरीद और बिक्री करता है।
ठीक है, उसके माध्यम से मनी सप्लाई किया तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। तो मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत आरबीआई क्या करता है, तो क्योंकि इन सब के माध्यम से आरबीआई और बैंक आपस में रुपए का लेन देन करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल से भाषा में समझो, इनके जो रेट होता है उसमें वृद्धि होता है तो इंटरेस्ट रेट में वृद्धि होता है, ठीक है। अगर सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, एसएलआर को बढ़ाया जाएगा तो सीधा ब्याज दर में वृद्धि होगा, और ब्याज दर में वृद्धि होगा तो स्वाभाविक है मनी सप्लाई कम होगा, ठीक है। सबको अलग से देखेंगे, सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आरबीआई यदि इन सब को इंक्रीज करता है तो इंटरेस्ट रेट में वृद्धि होता है, और इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर में वृद्धि होगा तो मनी सप्लाई में कमी आएगा। अब मनी सप्लाई में कमी आएगा तो वो पीछे वाला जो चार्ट है उसको ध्यान में रखना। मनी सप्लाई में कम आया तो डिमांड में कमी, डिमांड में कमी तो प्राइस में कमी, प्राइस में कमी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, रूपी डिप्रिसिएशन कंट्रोल, ठीक है। वो सबको ध्यान में रखना। याद रखना इकोनॉमी में आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आप लोग जो क्वेश्चन आता है उसमें हिंदी में ही आपको इंग्लिश के शब्द को लिख के दे देता है। जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था मंडी इंस्पेक्टर में, उसमें यहाँ पे जो गुणात्मक उपाय के अंतर्गत आपका क्रेडिट राशनिंग होता है उसको साख राशनिंग के रूप में पूछा गया था, और उसमें 3 ऑप्शन था, सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट। ये तीनों में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है, तो चौथा ऑप्शन दिया था आपका कौन सा, क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। इसको हिंदी में बोला जाता है साख का कोटा। अब यहां पे साख का कोटा ना लिख करके लिखा था साख राशनिंग। क्या लिखा था, साख राशनिंग। अब वहां पे क्रेडिट राशनिंग ध्यान में नहीं रहता तो फिर बनाने में दिक्कत होता। तो इस चार्ट को आप बना करके रखो कि मौद्रिक नीति उपाय के अंतर्गत दो उपाय होते हैं, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत क्या होता है, तो आरबीआई मुद्रा या मनी सप्लाई को या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। तो मनी सप्लाई के इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है, तो ब्याज दर में या तो कमी लाएगा या तो वृद्धि करेगा। ब्याज दर में कमी लाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ब्याज दर में वृद्धि करेगा तो मनी सप्लाई घट जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं गुणात्मक उपाय का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग अलग से एक और टॉपिक में हम लोग उसको इन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए, तो मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत आरबीआई क्या कर रहा है, या तो मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है या तो घटा रहा है। गुणात्मक उपाय के अंतर्गत वो क्या करता है कि स्पेसिफिक फील्ड में मनी सप्लाई को बढ़ाता है। स्पेसिफिक फील्ड में का मतलब क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र में मुद्रा आपूर्ति को या मनी सप्लाई को बढ़ाएगा या तो घटाएगा। मतलब गुणात्मक उपाय के अंतर्गत क्षेत्र विशेष में वृद्धि लाना होता है। जैसे कि आरबीआई को शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा के क्षेत्र में मनी सप्लाई बढ़ाना है, ठीक है। तो शिक्षा से संबंधित ब्याज दर को क्या कर देगा, कम कर देगा। लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के लिए लोन लेना शुरू कर देंगे, जीरो इंटरेस्ट पर लोन देना शुरू कर देगा। किसी कृषि क्षेत्र के लिए या किसी खास वर्ग को देने के लिए। तो यदि स्पेसिफिक फील्ड को टारगेट कर रहा है आरबीआई, किसी खास क्षेत्र में वृद्धि चाहता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो गुणात्मक उपाय के अंतर्गत आएगा। तो गुणात्मक उपाय के अंतर्गत क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख करके मनी सप्लाई को बढ़ाया या तो घटाया जाता है। तो उसके लिए कौन कौन से उपाय होता है, तो सबसे पहले क्रेडिट राशनिंग, साख का कोटा। जैसे कि साख के कोटा के अंतर्गत एग्जाम्पल ले सकते हो पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये स्कीम है 1972 की, 1972 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लाया गया था। इसके माध्यम से कहा जाता है, हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र ऋण बोलते हैं, या इंग्लिश में ध्यान में रखना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसके माध्यम से हर बैंक के लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि वो अपने कुल ऋण का 40% पीएसएल क्षेत्र को दे। तो पीएसएल क्षेत्र में क्या क्या शामिल है,
तो पीएसएल क्षेत्र में कृषि आता है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, लगभग 18% ऋण यही जाता है। ठीक है। वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उसी को ही हम वंचित वर्ग बोलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यात, आवास, ये सब को शामिल किया गया है आपके पीएसएल क्षेत्र में। बहुत सारे क्षेत्र है, ध्यान में रखना है आपको। तो पीएसएल क्षेत्र क्या है पूछा जाए तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जहां पे हर बैंक के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने कुल ऋण का 40% लोन इन्हीं को ही दे। जैसे कि कोई बैंक है 100 करोड़ ऋण बांट रहा है, तो 40 करोड़ ऋण कहाँ जाएगा? पीएसएल क्षेत्र को जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है। क्रेडिट राशनिंग के अलावा और क्या आता है इसमें गुणात्मक उपाय के अंतर्गत? तो डिफरेंट ब्याज दर, अलग अलग विभेद ब्याज दर, अलग अलग लेंडिंग नॉर्म्स, जो ऋण बांटते हैं उसके लिए अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, है ना। विभेद नॉर्म्स या नियम लिख सकते हो। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नियम बना दिया, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग ब्याज दर तय कर दिया। अब जिस क्षेत्र में लोन ज़्यादा बढ़ाना है या लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें तो उस क्षेत्र के ब्याज दर में कमी ले आया जाएगा। तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में ऑटोमेटिक जो क्रेडिट है, लोन है, ऑटोमेटिक ज़्यादा बटेंगे, तो उस क्षेत्र में वृद्धि ज़्यादा आएगा। जैसे कि कृषि से संबंधित ब्याज दर को यदि कम कर दिया जाए तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पादन में वृद्धि करना चाहेंगे या वृद्धि होगा। तो पहला ध्यान में रखना है क्रेडिट राशिंग, साख का कोटा, दूसरा विभेद ब्याज दर, विभेद नियम, एक होता है कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी। जैसे कि आप कोई भी लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे गिरवी रखवाता है, तो गिरवी रखने का यदि दर को कमी कर दिया जाए या वृद्धि कर दिया जाए तो लोन भी प्रभावित होगा। यदि कम से कम हमको गिरवी रखना पड़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोन लेंगे, यदि ज़्यादा किसी चीज़ को गिरवी रखना पड़ रहा है तो हम लोन कम लेंगे। एक होता है मोरल सुएसन, ये भी गुणात्मक उपाय के अंतर्गत आता है। मोरल सुएसन या नैतिक दबाव, मोरल का मतलब होता है नैतिक। कई बार आरबीआई अपने मीटिंग में बैंकों को कुछ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देती है, दबाव नहीं डालती है, प्रेशर डायरेक्ट नहीं डालती, लेकिन नैतिक दबाव कि आरबीआई ने ऐसा किया है तो बैंकों को एक काम करना चाहिए। ठीक है। तो हमने देख लिया कि मौद्रिक नीति उपाय में दो उपाय हैं, एक है मात्रात्मक उपाय, दूसरा गुणात्मक उपाय। मात्रक उपाय के अंतर्गत केवल बाजार में मनी सप्लाई में वृद्धि या तो कमी लाया जाता है, जिसके माध्यम से डिमांड को टारगेट किया जाता है, डिमांड में कमी लाया जाएगा या तो वृद्धि किया जाएगा। गुणात्मक उपाय के माध्यम से किसी खास क्षेत्र में मनी सप्लाई को या मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया या घटाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत क्या क्या आता है तो सीआरआर, एसएलआर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एचडीएफ, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। गुणात्मक उपाय में क्या क्या आता है पूछा जाए तो क्रेडिट राशनिंग, ठीक है, अलग अलग ब्याज दर, विभेद नियम और कोलेट्रल डिपॉजिट में भी कमी या वृद्धि, और साथ में आपका नैतिक दबाव या मोरल सुएसन, ये सब आता है गुणात्मक उपाय के अंतर्गत। तो आपसे एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है, तो 3 ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, एक ऑप्शन वहां से डाल देगा, तो उसको आपको चुनना रहेगा। ठीक है। और प्रयास करें कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ध्यान में रखें। इसके अलावा मौद्रिक नीति उपाय के बाद हमको देखना है मौद्रिक नीति के प्रकार कौन कौन से हैं। मौद्रिक नीति के प्रकार, तो मौद्रिक नीति दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संकुचित मौद्रिक नीति, कॉन्ट्रेक्शनरी, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या संकुचित मौद्रिक नीति। एक होता है विस्तृत मौद्रिक नीति या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, विस्तृत मौद्रिक नीति।
जो संकुचित मौद्रिक नीति होता है इसी को ही हम डियर मॉनेटरी पॉलिसी या महंगी मौद्रिक नीति भी बोलते हैं, डियर या महंगी मौद्रिक नीति। इसी को ही हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। संकुचित मौद्रिक नीति को ही टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, कड़ी मौद्रिक नीति। तो एक ही मौद्रिक नीति है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संकुचित मौद्रिक नीति को ही महंगी मौद्रिक नीति, हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी या कड़ी या टाइट मौद्रिक पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है। विस्तृत मौद्रिक नीति को ऐसी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको महंगा बोला जाएगा तो इसको सस्ती मौद्रिक नीति भी बोला जाता है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है, या सस्ती मौद्रिक नीति बोला जाता है। ठीक है। इसी को ही आपका एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, चलो याद आएगा तो बताता हूँ। तो याद रखना है कि विस्तृत मौद्रिक नीति को चीप मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि इसके माध्यम से होता क्या है। तो संकुचित मौद्रिक नीति आरबीआई तब अपनाता है जब आरबीआई डिमांड में कमी लाना चाहता है। तो डिमांड में कमी कब आएगा? जब आरबीआई मनी सप्लाई में कमी लाएगा, तभी जाके डिमांड में क्या होगा? कमी आएगा। और डिमांड में कमी आएगा तो क्या होगा? प्राइस में कमी आएगा। प्राइस में कमी आएगा तो क्या होगा? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, महंगाई कंट्रोल होगा और रुपए का डेप्रिसिएशन कंट्रोल होगा। यदि आरबीआई का उद्देश्य ए है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, रुपए डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करना है, तो कौन सा मौद्रिक नीति अपनाएगा? संकुचित मौद्रिक नीति या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? तो सीआरआर में वृद्धि करना पड़ेगा, एसएलआर में वृद्धि करना पड़ेगा, बैंक रेट में वृद्धि करना पड़ेगा, रेपो रेट में वृद्धि करना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करना पड़ेगा, एसडीएफ में वृद्धि करना पड़ेगा। ये सब शब्द को हम अलग से टॉपिक में समझेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। एसडीएफ या एमएसएफ, ये सब में वृद्धि करेगा, क्योंकि इन सब में वृद्धि करेगा तभी ब्याज दर महंगा होगा। ठीक है। और ब्याज दर महंगा होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो महंगाई कम होगा, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल और रुपए का डेप्रिसिएशन कंट्रोल। ठीक है। तो आरबीआई संकुचित मौद्रिक नीति के अंतर्गत इन सब को इंक्रीज करता है, वृद्धि करता है, और इन सब के वृद्धि करने से ब्याज दर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि होता है। ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या विस्तृत मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो विस्तृत मौद्रिक नीति आरबीआई तब अपनाती है जब डिमांड में कमी लाना हो। तो डिमांड में वृद्धि करना हो, मार्केट में एक्सपेंड करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है बाजार की। इसका मतलब है कि आरबीआई चाहता है कि डिमांड में वृद्धि हो, और डिमांड में वृद्धि कब होगा? जब मनी सप्लाई में वृद्धि होगा। मनी सप्लाई में वृद्धि होगा तो डिमांड में वृद्धि होगा, डिमांड में वृद्धि होगा तो क्या होगा? प्राइस हल्का बढ़ेगा, प्राइस हल्का बढ़ेगा तो उत्पादक वर्ग को ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो आर्थिक वृद्धि होगा, उत्पादन अधिक होने से आर्थिक वृद्धि होगा, ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा, तो जॉब में वृद्धि होगा। मार्केट में यदि मंदी की समस्या है तो मंदी की समस्या का समाधान होगा, रिसेशन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मनी सप्लाई में वृद्धि कब होगा? तो मनी सप्लाई में वृद्धि करने के लिए आरबीआई को इन सारे उपायों को या टूल्स को कम रखेगी आरबीआई। सीआरआर में कमी लाएगा, एसएलआर में कमी लाएगा, बैंक रेट में कमी लाएगा, रेपो रेट में कमी लाएगा, रिवर्स रेपो रेट में कमी लाएगा, एसडीएफ में कमी लाएगा, एमएसएफ में कमी लाएगा। जब इन सब में कमी आएगा तो ब्याज दर में भी क्या होगा? कमी होगा। और ब्याज दर कम होगा तो मनी सप्लाई में वृद्धि होगा, मनी सप्लाई में वृद्धि होगा तो डिमांड में वृद्धि होगा, डिमांड में वृद्धि होगा तो प्राइस में वृद्धि होगा, और आर्थिक वृद्धि होगा, जॉब क्रिएट होगा।
तो हमने आज क्या क्या देख लिया, एक समरी में हम लोग देख लेते हैं। मौद्रिक नीति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो आरबीआई का गवर्नर। या ध्यान में रखना है मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं है तो आरबीआई के गवर्नर को ही आपको आंसर लेना है, ठीक है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई के गवर्नर। मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं पूछा जाए तो, मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं मूल्य स्थिरता या प्राइस स्टेबिलिटी। इसके अलावा और क्या क्या उद्देश्य हैं, तो आर्थिक वृद्धि लाना, ठीक है, जॉब क्रिएट करना, रोजगार सृजन करना, इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल करना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, रिसेशन या मंदी की समस्या का समाधान करना, रुपए का डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करना, रुपी डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करना, रुपए के मूल्य में कंटिन्यू जो कमी आ रही है उसको कंट्रोल करना। मौद्रिक नीति के माध्यम से कौन कौन से उपाय अपनाता है आरबीआई पूछा जाए तो, उपाय किए जाते हैं तो दो उपाय हैं। सबसे पहला है मात्रात्मक उपाय या क्वांटिटेटिव मेजर्स, या गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय में क्या क्या आता है, तो सीआरआर, एसएलआर। इसको चार्ट को बना के रखना है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछता है और सिंपल एक चार्ट से यह सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एचडीएफ, एचडीएफ, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब चीज को ध्यान में रखना है। बैंक रेट, ये सब आता है मात्रात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय में क्या आता है, तो क्रेडिट राशनिंग, ठीक है, साख का कोटा, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, अलग अलग ब्याज दर, डिफरेंट लैंडिंग नॉर्म्स, अलग अलग नियम, लैंडिंग नॉर्म्स बोलते हैं, डिफरेंट कोलेट्रल डिपॉजिट, अलग अलग कोलेट्रल, कोलेट्रल डिपॉजिट में या तो इंक्रीज किया जाएगा या तो डिक्रीज। इसके अलावा मोरल सुएसन, मोरल सुएसन, ठीक है। मौद्रिक नीति के कौन कौन से प्रकार है पूछा जाए तो, मौद्रिक नीति के दो प्रकार हैं। एक है संकुचित या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, संकुचित मौद्रिक नीति, या विस्तृत मौद्रिक नीति। विस्तृत को बोला जाता है एक्सपेंशनरी, संकुचित का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शनरी। संकुचित मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सिंपल सा है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड में कमी लाने के लिए आरबीआई मनी सप्लाई को कम करता है, और मनी सप्लाई कम तभी होगा जब ये सारे चीज़ों में वृद्धि किया जाएगा, मतलब ब्याज दर में वृद्धि। तो संकुचित मौद्रिक नीति के अंतर्गत ब्याज दर में वृद्धि किया जाता है ताकि मनी सप्लाई में कमी लाया जा सके। विस्तृत मौद्रिक नीति के अंतर्गत ब्याज दर में कमी लाकर मनी सप्लाई में वृद्धि किया जाता है। इसका मतलब है कि मनी सप्लाई का ब्याज दर से कैसा रिलेशन है पूछा जाए तो मनी सप्लाई में इंक्रीज होता है कब, जब इंटरेस्ट रेट कम हो। इसका मतलब है कि मनी सप्लाई का इंटरेस्ट रेट से उल्टा संबंध है, तो इसको ध्यान में रखना है, दोनों का रिलेशन अपोजिट है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, ठीक है। और जबकि मनी सप्लाई का डिमांड से डायरेक्ट रिलेशन होता है, मनी सप्लाई में वृद्धि होगा तो डिमांड में भी वृद्धि होगा, और मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड में भी कमी आएगा। तो दो बातें ध्यान में रखना है, ब्याज दर का मनी सप्लाई से इनवर्स रिलेशन होता है, जबकि मनी सप्लाई का डिमांड से डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें ये सारे शब्द को हम लोग देख लेंगे, तो एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सबको। तब तक के लिए धन्यवाद।